सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मुख्तसर बात करेंगे इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग और फिर उसके नताइज में कामयाबी की सूरत में। शाहजेब, हतमी तौर पर अपोजिशन कामयाब हो गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने और फिर वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ वोट डाले गए और उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। बिल्कुल कामयाब हो गई है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को अब से 2 हफ्ते पहले तक लगता था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि ऐसा नहीं होगा, मगर हो गया है। मगर अब अपोजिशन के लिए, और अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, जो कि बन जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो उस तर्ज़ हुकूमत को तब्दील करने का है। गवर्नेंस बाद में आएगी कि जिसमें जिस जज से आप इत्तफाक़ ना करते हो उस जज के ख़िलाफ़ आप रेफरेंस ले आएँ। आप जिस मीडिया से आप इत्तफाक़ ना करते हो या जिस मीडिया की आपको वॉइसेस क्रिटिकल लगें, उनके ख़िलाफ़ आप सेंसरशिप शुरू कर दें। पार्लियामेंट के बजाय आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क चलाने की कोशिश करें, एहतसाब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल करें। आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है कि हम इंतकाम तो नहीं लेंगे मगर इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके से वो इंतकाम ही नहीं कर रहे होंगे जिस तरीके से इमरान खान साहब कर रहे थे, क्योंकि आपका फोकस, हमने देखा कि इमरान खान साहब का सारा फोकस ये था कि मुझे कारकर्दगी दिखा के अपोजिशन को ख़त्म नहीं करना है, मैंने एहतसाब के नाम पर इंतकाम करके अपोजिशन को ख़त्म करना है, इनको जेल में डाल के ख़त्म करना है। और यही उनका 2023 का इलेक्शन का टारगेट था कि इन सबको जेल में डाल दूंगा, अपोजिशन की क़यादत होगी नहीं, नवाज शरीफ बाहर हैं और फिर मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। कारकर्दगी दिखाते तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बेहतर होता, और यही इनका भी अब टारगेट होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है पिछले कुछ टाइम में, उस पर फोकस करेंगे। और मेरा ख्याल है अगले 3-4 महीने में इन्हें इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगा, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, बहुत मुश्किल फैसले करने। कल ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एडवाइस भेजी है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें उनको कितना बढ़ाने की ज़रूरत है। देखें, जो पिछला रिवीजन हुआ था पेट्रोल की प्राइसेस का, वो आई थिंक 85 या 86 डॉलर पर बैरल पर हुआ था। अभी $100 पर बैरल के आसपास प्राइसेस हैं और उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी 176 रुपए की थी, अब 186 रुपए 185 रुपए के पास करेंसी है। तो करेंसी गिर गई है, साथ में कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये मुश्किल फैसले हैं जो एक ऐसी हुकूमत नहीं कर सकती है जिसने अभी अभी एक प्राइम मिनिस्टर को वोट आउट किया है और उसका 3-4 महीने का दौरानिया है, 14 पार्टियों को मिला के हुकूमत बनी है। तो शहबाज शरीफ साहब कैसे वो फैसला करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ इमरान खान साहब भी अपोजिशन में जाके उन इकदाम को देखेंगे जो उनकी तरफ से किए गए और नहीं करने थे, कि जब एक हाइब्रिड रिजीम था, एक सपोर्ट आपको हासिल थी, तो आपने जो कुछ किए वो नहीं करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस वक्त मोहसिन दावड़ साहब, उन्हें बात करने की गुंजाइश मिलेगी, उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, अली वजीर की तरह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत चलेगी। सारे तजर्बे हो गए, मार्शल लॉ भी आ गया, हाइब्रिड रिजीम भी आ गया, अब एक दफ़ा जमहूरियत को भी मौका दे के देख लें और जमहूरियत को सपोर्ट करके देख लें ताकि मुल्क चले आगे। सलीम साफ़ी साहब, असद कैसर साहब ने तो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, डिप्टी स्पीकर ने क्या फ़ैसला किया, उनकी क्या खबर है? और फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से मुताल्लिक़ खबर आई है कि वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर की तो मेरे पास कोई ख़बर नहीं है। गवर्नर शाह फरमान से मेरी ख़ुद भी बात हुई है और उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। और मेरे ख़्याल में जो काम लीडर को करना चाहिए था, इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक अपनी कुर्सी से चिमटे रहे, तो गवर्नर शाह फरमान ने इस लिहाज से एक ग्रेस का और वक़ार का मुज़ाहरा किया है, क्योंकि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है। और मैं समझता हूँ कि अब अखलाकियात का तकाज़ा तो ये है कि बाकी गवर्नर्स भी जो इमरान खान के अपॉइंटीज़ थे वो इस्तीफ़ा दे दे। बल्कि सबसे बढ़कर जिस बंदे का मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, वो सदर पाकिस्तान है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने इस दौरान ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ था, और जिसकी तरफ शाहजेब ने भी इशारा किया कि जो जज पसंद नहीं है उसके ख़िलाफ़ प्रेफरेंस उसके पास आता है, आगे वो बेचते हैं। उधर से ऑर्डिनेंस, पीका जैसे ऑर्डिनेंस, इंसानी हकूक़ से मुतसादिम ऑर्डिनेंस, बाकी जो मर्ज़ी वो ऑर्डिनेंस उसके पास आते रहे और वो उसको आगे दस्तखत उस पर करते रहे। अलबत्ता ये जो शाहजेब ने बात की है तो मैं उसकी तायीद में कि ज़ुबानी तौर पर तो अब सब लीडरों ने कह दिया, लेकिन हकीकत ये है कि गुज़िश्ता चंद साल का पाकिस्तान ये नॉर्मल पाकिस्तान नहीं था। तो इन लीडरों को अपनी इस बात पे कायम रहना चाहिए, इंतकाम को अपना मंजिल उनको नहीं बनाना चाहिए, किसी पीटीआई वाले को इंतकाम का निशाना, और उनको गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। इस मुल्क का मईशत तो शाहजेब और शहजाद बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी के फ्रंट पे, बाकी फ्रंट पे इस मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, ये मुल्क गवर्नेबल नहीं रहा।
तो उसके लिए न सिर्फ ये कि इन लोगों को एक दूसरे के साथ चलना होगा, बल्कि ये इनको अखलाकी लिहाज से ये जवाब देना चाहिए कि ये अपोजिशन को या PTI को साथ चलाए, क्योंकि ये मुल्क अगर तमाम इदारे और तमाम कौम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालेगी और आईन ही को अपना मंजिल और मकसद और आईन ही के मुताबिक इस मुल्क को चलाने की कोशिश करेगी, तो तब हम इन बहरानों से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ खुदा न खास्ता अगर इन्होंने भी इमरान खान के नक्श कदम पे चलने की कोशिश की तो इनका अंजाम फिर इमरान खान से भी बदतर हो सकता है। शहजाद, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हुकूमत थी उनकी अपनी जमात की उस तरह से नशिस्तें नहीं थी, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने उनकी बहुत मदद की। और जिस तरह से हमने देखा कि उनका 2013 से जो 18 का दौर था, उस वक्त उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया था और मुख्तलिफ मौक़े पर उनके तरफ से वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त थे नवाज़ शरीफ, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा सामने आता रहा था। तो अब उनकी सियासत जिस तरह से ख़त्म हुई है या उनको वज़ीर-ए-आज़म के जिस तरह ओहदे से हटाया गया है, उसके क्या नताइज होंगे उनकी पार्टी की सियासत पर, इस पर आपके सामने सवाल रखेंगे। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो आपने सवाल किया उससे पहले शाहजेब ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमें एडवेंचर्स वगैरह से आगे निकलना चाहिए। आपने मार्शल लॉ भी ट्राई कर लिया, आपने हाइब्रिड निज़ाम भी ट्राई कर लिया, अब जमहूरियत को मौका देना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो इदारे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो एब्सोल्युटली न्यूट्रल हो चुके हैं, वो न्यूट्रलिटी जो है वो मुस्तकिल हो और नज़रियाती हो। ऐसा ना हो कि वो वक्ती तौर पर न्यूट्रलिटी हो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायद आप छोटी छोटी बैटल्स तो जीत गए हों, लेकिन आपको उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगर आपको एक तवील जमहूरी पीरियड चाहिए जिसमें ट्रांजिशन जो भी हो जमहूरी अंदाज से हो, वो परमानेंट हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये न्यूट्रलिटी भी मुस्तकिल हो और नज़रियाती हो। ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले वक्त में पता चलेगा इस चीज़ की उम्मीद और इस चीज़ की लड़ाई तो एक अरसे से लड़ रहा है पाकिस्तान, लेकिन उम्मीद भी हमें पॉजिटिवली करनी चाहिए। जहाँ तक रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है इमरान खान साहब को, और उसमें मेरे ख्याल से जो पहला नुकता होगा वो टीम के हवाले से होगा। आपने तो इशारा किया इस तरफ से कि काफ़ी सारे लोग दूसरी पार्टी से आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके जुड़ गए और कुछ वापस चले गए, तो हुकूमत भी गिर गई, इत्तेहादी चले गए तो उसका भी नुकसान हुआ। लेकिन इसके अलावा जब वो गवर्नमेंट में आए तो जो गवर्नेंस के लिए टीम बनाई गई थी, मेरे ख्याल से वो पहला पॉइंट होना चाहिए जिस पे उनको गौर करने की ज़रूरत है। आप अगर उस्मान बुज़दार को, महमूद खान को लगाएंगे जो कि परवेज़ खट्टक के मुकाबले में एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर थे, चाहे गवर्नेंस के लिहाज से हो या सियासी लिहाज से हो, और इसी तरीके से बुज़दार साहब भी गवर्नेंस तो एक तरफ है लेकिन सियासी लिहाज से बहुत कमज़ोर थे, तो अगर आप इस तरह की चॉइसेस करेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी हुकूमत जो है वो एक्सेल करेगी और आपने जो वादे किए थे वो आप वादे पूरे कर सकेंगे। और ये तो सिर्फ दो बड़ी मिसालें, इसके अलावा 4 से 5 फाइनेंस मिनिस्टर, FBR में मुस्तकिल चेंजेस, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में चेंजेस, काबीना में बार बार रद्दोबदल, IGs का तबादला, सेक्रेटरीज का तबादला, इतनी चेंजेस के साथ कोई हुकूमत चला नहीं सकता। और ये जो बीच में जब मीडिया पे खास तौर पे बड़ा दबाव था, पाबंदी थी, तो जुनैद ये बात बताना ज़रूरी है कि इस किस्म के डायरेक्शन भी आते थे कि टीम के हवाले से तनकीद करें, वज़ीर आज़म पे तनकीद ना करें। मेरे ख्याल से अगर टीम बुरी है तो उसकी तनकीद जो है वो सरबराह पर ही होगी, क्योंकि टीम आपने बनाई है। वो टीम जब खराब होगी तो टीम पे तो चले होगी तनकीद, लेकिन जो टीम बनाने वाला है उस पर भी तनकीद होगी, जिस पर इमरान खान साहब फख्र करते थे कि मैं टीम बनाना जानता हूं। तो मेरे ख्याल से ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जब भी उनको बैठ के सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है, और बहुत सारी चीजें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होगा कि आने वाली अब हुकूमत को भी इन चैलेंजेस का अंदाज़ा हो। शाहजेब, जिस तरह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़ा दिया, ये वजह भी सामने आई है कि वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं देना चाहेंगे। अगर अब नई इत्तेहादी जमातों के साथ ये हुकूमत बनती है तो यकीनन वो अगर ना भी इस्तीफ़ा देते तो अपने गवर्नर्स को लगाना चाहेगी। आपके ख्याल से उनकी पूरी हिकमत अमली तैयार होगी अब तक कि आगे हुकूमत कैसे करनी है, और फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से क्या फ़ैसला होगा, जबकि पंजाब में भी बहुत से मराहिल बाकी हैं, वहाँ भी अदालत में रुजू कर चुकी है अपोजिशन जमातें। देखिए, अभी तक हुआ यह है कि अपोजिशन रहनुमा, बहुत चंद टॉप के जो रहनुमा थे उनको बातें पता थी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि आखिर तक लगता था कि ये हो नहीं सकता है, पिछले 1-1.5 महीने तक भी, कि ये जो अदम एतमाद है कामयाब हो जाएगी। हुकूमत को भी फुल कॉन्फिडेंस था। ज़ाहिर वज़ीर दाखिला सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं,
आप उनसे ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो 1-1.5 हफ्ता पहले जाहिर उन्होंने कहना शुरू जरूर कर दिया था, मगर उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इदारे इस वक्त किस तरफ जाएंगे, क्या इदारे वाकई न्यूट्रल हो गए हैं। आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि इदारे उन्हें सपोर्ट कर देंगे, अदलिया की तरफ से वरना सपोर्ट मिल जाएगी। अगर उन्होंने आखिर तक उन्हें लगता था डिप्टी स्पीकर से रूलिंग करा दी उन्होंने, गैरआईनी इकदाम हो गया है, तो अदालत से रिलीफ अपोजिशन को नहीं मिलेगा। वो आखिर तक ये सारी उम्मीदें रखे हुए थे, और जब नहीं हो रही थी बातें जिस तरीके से वो चाह रहे थे और जिस तरीके से 3.5 साल से होती रही हैं, तो फिर उनकी एक नई स्ट्रैटेजी आ गई थी कि मैं अमेरिका की साजिश वाला कार्ड इस्तेमाल करूंगा, बड़े बड़े जलसे करूंगा, और उससे इदारों पर भी दबाव पड़ जाएगा कि मैं दूसरे लीडरों की तरह नहीं हूं कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा। और फिर आपने देखा कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो मुशीरान हैं या MNAs हैं या जो इमरान खान साहब के करीबी हैं, वो ट्वीट किया करते थे कि अगले 24 घंटे में कुछ होगा, अगले कुछ दिन में देखिएगा इमरान खान एक कार्ड निकालने वाले हैं, जिसकी वजह से ये कयासराइयाँ जन्म लेती थी कि वो किसी को डीनोटिफाई कर देंगे और किसी को अपॉइंट कर देंगे, जिसकी वजह से सारा का सारा मंजरनामा बदल जाएगा। तो इमरान खान साहब ने आखिर में यह टैक्टिक अप्लाई की है कि मैं एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड करूंगा और उसके बाद ये खतरा और तलवार लटका दूंगा। उन्हें अदालत के हवाले से भी ये था कि बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लॉन्च की गई, फिर जलसे थे, फिर साजिश का एक बयानिया था कि अदालतें भी मेरे खिलाफ फैसला नहीं दे पाएंगी। माजी में उन्होंने बेशक लीडरान के खिलाफ फैसले दिए हों, यह नहीं होगा कि गैर आईनी इकदाम मैंने करा दिया डिप्टी स्पीकर से और अदालत फैसला दे देगी क्योंकि मेरा बयानिया बड़ा मजबूत है और मैं सड़कों पर लोगों को लेकर आ गया हूं और मैं वो लीडर नहीं हूं जो दूसरे लीडर होते हैं। तो ये आखिर में भी वो फाइट करते रहे इस बात को, वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये सब हो जाएगा जो हो गया है। और आज भी आखिर तक उनको समझाया गया, मगर उन्हें आखिर तक लगता था ये नहीं होगा कि अदालत अचानक 12 बजे उनकी हुकुम अदूली हो रही होगी तो अदालत खुल जाएगी। तो अदालत खुल गई आखिर में। तो जब बिल्कुल आखिर में उनको कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिजाइन करा दिया। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस हुए हैं। इसी तरीके से ऑपोजिशन भी, अगर उन्हें पता था तो बहुत ही टॉप की क़यादत को पता था। जब भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो कि बहुत करीब है टॉप क़यादत के, उनमें भी कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी थी। और कल या परसों हमने देखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो स्टेटमेंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो स्टेटमेंट है, वो इस जानिब इशारा कर रहा था कि कहीं अदालत वो फैसला ना दे दे। उन्होंने, मौलाना फजल रहमान ने 3 दिन पहले कहा है कि इदारों की न्यूट्रलिटी पे मुझे शक होना शुरू हो गया है। तो ये ऑपोजिशन में भी कहीं ना कहीं शक था, हुकूमत में भी कहीं ना कहीं शक था, जिसकी वजह से आखिर तक नहीं पता चल रहा था कि होगा क्या। इमरान खान साहब आखिर तक अपनी कुर्सी से लगे रहे और उन्हें उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे। अब इन्होंने फैसले किए या नहीं किए हैं, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनसे सवाल किए हैं कि भाई कौन आपके मिनिस्टर्स होंगे, किस तरीके से आगे चलेंगे। यही पता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, उनके बेटे वज़ीर आला होंगे। पंजाब में अभी तक सिचुएशन लटकी हुई है क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ परवेज़ इलाही के सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो एक फौरी तौर पर टीम बनाना, फिर डिलीवर करना, फिर इन 14 जमातों का आपस में ना लड़ना, क्योंकि इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन्होंने लड़ना है, एक निशान पे नहीं लड़ना है। ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका मुझे नहीं लगता कि सब तय हुआ है, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी आज 12 बजे तक भी कि क्या होगा। सलीम साफी साहब, एक पॉइंट जुनैद अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये जो न्यूट्रलिटी वाली भी शाहजेब भी जो बात कर रहे थे, देखें जब ये PDM बनी थी, जब उसका वजूद सामने आया था, और उनका आप चार्टर भी निकाल के देख लें, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू हो, मरीम नवाज के हो, बड़ा क्लियरली कहते थे कि इमरान खान तो एक मोहरा है और इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, वो तो लाया गया है, लड़ाई तो लाने वालों से है। तो एक मुस्तकिल लड़ाई का जो बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं कि उस लड़ाई की अब ज़रूरत ना है। लेकिन ये अब जो सिलसिला चला है उसमें तो ऐसा लगता है कि मोहरा जो था अब वही असल हदफ रह गया था, वही टारगेट था जिसको पहले कह रहे थे मोहरा है और उसकी लड़ाई हमसे नहीं है। आखिर में तो लड़ाई उसी से थी, और उम्मीद करनी चाहिए कि जो लड़ाई होती है, जो सियासी लड़ाई, वो फिर सियासतदानों के दरमियान ही रहे, ना इंटरवेंशन हो, ना फिर ये बयानात देने की जरूरत पड़े कि लड़ाई जो है हमारा असली हदफ कोई और होगा। दूसरी एक बात जो गवर्नेंस के हवाले से हुई थी जुनैद, बिल्कुल ठीक है, इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर अकाउंटेबिलिटी भी है। जब हम अपने मुल्क में बात करते हैं कि हम जो करप्शन इंडेक्स है उसमें 136 पे थे, फिर 145 पे आ गए, मजीद नीचे गिरे, लेकिन 136 पे भी थे तो सही ना। तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में करप्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है और बहुत डीपली रूटेड है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे सियासतदानों में हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट में हो, चाहे जुडिशरी में हो, जिसमें भी हो। हमें इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी करनी है, और दुरुस्त तरीके से करनी है जिसमें इंतकाम। शहजाद, आपका बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब शाहजेब साहब भी इस पर शायद बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें शायद एतराज और मसला ये था कि अगर किसी का एहतसाब इसलिए करना है कि ये काम गलत हुआ और उसको ठीक करना है, वो पैसा वापस लाना है, उस काम को दुरुस्त करके सही रास्ते पे डालना है, या फिर इसीलिए एहतसाब करना है कि ये शख्स मुझे पसंद नहीं है और इसके खिलाफ मुकदमा बना के मैंने उसको मजा चखा। नहीं जुनैद, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, ये नहीं कह सकते शहबाज शरीफ साहब हम किसी को जेल में नहीं डालेंगे।
अगर ज़रूरत है किसी के खिलाफ केस है, केस साबित होता है तो आप बिल्कुल जेल में डालें। ये रवैया नहीं हो सकता कि हम सिर्फ गवर्नेंस पे तवज्जो देंगे, जेल में नहीं डालेंगे। जिसके खिलाफ केस बनता है, सबूत है, कार्रवाई होनी चाहिए, कन्विक्शंस होनी चाहिए। हाँ, ये आप ना करें कि बगैर कन्विक्शन के, बगैर किसी का इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, किसी को इंक्वायरी स्टेज पे आप नैब को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप उसको जेल में डाल दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप अकाउंटेबिलिटी को जीरो कर दें। नैब अच्छा नहीं है, कोई और कानून बना दें। सलीम साफी साहब। जुनैद, देखिए, मसले की जड़ कहीं और है जिसकी तरफ शुरू में शाहज़ेब खानज़ादा ने इशारा किया। वो ये कि बाज़ इदारे अपने हदूद से तजावुज़ कर रहे थे। अगर आइन के मुताबिक चला जाए और हर इदारा अपने अपने आइनी हदूद में रहे तो फिर मसले नहीं बनते। ये पिछले 4-5 सालों में हमने देखा कि सिर्फ नैब को नहीं बल्कि साकिब निसार साहब की जुडिशरी को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ख़ुद हमारे मीडिया को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक नया तजुर्बा करना था, पहले इमरान खान साहब को मुसल्लत करने के लिए और फिर उनको चलाने के लिए। तो सबसे नुमायाँ इस्तेमाल नैब का था, लेकिन इसमें मीडिया का भी था, बाकियों का भी था। अब ये जो गलतियाँ हुई थी गुज़िश्ता 1-2 महीने में, हमें ऐसा लगा कि एक तो जुडिशरी ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पर्टिकुलरली काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि अपने असल काम की तरफ और अपने इमेज को उन्होंने, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बिलखसूस कुछ ऐसे फ़ैसले दिए कि जिसने अदलिया के वक़ार को बहाल किया। अब ये जो फ़ैसला आया तो उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने आप को आइन से जोड़े रखना चाहती है। और फिर हमने ये देखा पिछले 2 महीनों के दौरान, 2-2.5 महीनों के दौरान, देखें हर कोशिश की इमरान खान साहब ने इन तमाम इदारों को मुलविस करने की, इनको ब्लैकमेल करने की, लेकिन फ़ौज और उसके इदारों ने आईनी पाकिस्तान से वफ़ादारी निभाने और अपने आईनी रोल तक महदूद रखने की कोशिश की। असल ज़रूरत इस बात की है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए कि फ़ौज और उसके इदारे ये जो नई पॉलिसी उन्होंने अपनाई है न्यूट्रलिटी की या आईनी किरदार के, इसको बरकरार रखा जाए, अदलिया अपने रोल तक आ जाए, मीडिया को आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए, पार्लियामेंट और सियासतदानों को आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए। ये मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूँ शहजाद साहब के कि कोई भी मुआशरा और कोई भी मुल्क बग़ैर अकाउंटेबिलिटी के नहीं चल सकता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिस पे सबका इत्तेफाक हो, जो सब इदारों का और सब अफराद का इहाता करता हो, जिससे किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल ना हो। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा जिसका मैं मुतालबा भी करूँगा कि कुछ अफराद, ये हम तो वैसे कहते रहें लेकिन हकीकत ये है कि इस हुकूमत में कुछ लोग ऐसे थे जो सिक्योरिटी रिस्क के ज़िमन में आते थे, तो एटलीस्ट उनका नाम ECL पे डाल देना चाहिए। किसी इंतकाम का निशाना उनको नहीं बनाना चाहिए। मसलन जुल्फ़ी बुखारी साहब, क्योंकि ये जो अभी जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सबको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कृष्णर के साथ उनको इमरान खान साहब ने फोकल पर्सन बनाया था और फिर व्हाट्सएप पे वो उनके साथ होते थे। वो रिकॉर्ड कौम के सामने आना चाहिए। इसी तरह फैसल जावेद साहब और उनके जो ADC भाई थे वो बहुत सारे मामलात में शरीक थे, जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, इनसे कम से कम वो चीज़ें, अब ये जो मसलन एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि वो हर बात खातून अव्वल से शेयर करते हैं। अब खातून अव्वल के साथ वो फ़रत शहज़ादी या फ़रा खान साहबा साये की तरह रहती थी, तो इसका मतलब ये है कि कौमी राज उसके थ्रू वहाँ तक भी गए होंगे, तो इसलिए उनको भी बुलाना चाहिए। तो ये तो है कि भाई हिसाब भी होना चाहिए, तहकीक भी होनी चाहिए। मानिका ख़ानदान का पर्टिकुलरली मैं कहूँगा इस दौरान कि उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें इंतकाम की झलक नहीं होनी चाहिए। इंतकाम किसी जगह पे भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए। इस बात को तो सामने रखा है शहजाद साहब ने भी, आपने भी, और शाहज़ेब भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि इंतकाम
तो किसी भी हुकूमत को इजाज़त नहीं होनी चाहिए इंतकाम लेने की। शाहज़ेब साहब, आप बिल्कुल शहजाद साहब का जो मौक़िफ़ है और सलीम साफ़ी साहब का मौक़िफ़ उस पर बात कीजिएगा, लेकिन एक और सवाल आपसे ये कि इमरान खान साहब आप खुद भी कहते रहे हैं कि बयानिया बनाने के माहिर हैं, तो पहले तो 2013 से 18 तक तो वो खुद कभी मरकज़ में इक़्तिदार में आए ही नहीं थे, तो हर चीज़ पर उन्होंने बयानिया बनाया। 1 रुपया डॉलर महंगा होता था वो हिसाब लगा के बताते थे कि लुटेरे हुक्मरान ने कितने पैसे उस पर कमा लिए, बिजली महंगी होने पर, पेट्रोल महंगा होने पर, हर चीज़ पर वो हिसाब लगा कर बताते हैं कि लूट मार हो रही है। और 1 रुपया भी अगर डॉलर पर बढ़ा है या 1 रुपये भी रुपये की कदर कम हुई है तो उससे मौजूदा हुक्मरान ही पैसा बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने इक़्तिदार में आने के बाद इन सब चीज़ों पर नए रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड रुपए की कदर गिरी, रिकॉर्ड तादाद में तेल की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, गैस नायाब हो गई। तो क्या वो वापस फिर से वो बयानिया बना सकेंगे? चूँकि अब तो चंद ही दिन पहले उनकी खुद की हुकूमत को इन सब चीज़ों पे आवाम के गम और गुस्से का सामना था। देखिए, आम बात है, इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि सियासत और जो हुकूमत है वो आप दूसरों की बुराइयों पे नहीं करते हैं, अपनी अच्छाइयों पे भी करते हैं। और इमरान खान साहब के लिए एक एडवांटेज ये था कि उनको किसी ने ट्राई नहीं किया था, तो जो अपनी अच्छाई थी वो होप की सूरत में बेचते थे और दूसरों की बुराइयों पे सियासत करते थे कि ये बुरे हैं, ये करप्ट हैं, ये गवर्नेंस नहीं कर रहे, देखिए रुपया गिर रहा है, महंगाई हो रही है तो करप्शन की वजह से है, कर्ज बढ़ रहा है तो इनकी करप्शन की वजह से है, और होप देते थे कि मैं इस सब को दुरुस्त कर दूंगा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ होप कैसे देंगे और दूसरों की बुराइयों पे सिर्फ सियासत करेंगे। और कॉन्स्पिरेसी के जरिए आप इलेक्शन नहीं जीतते, कॉन्स्पिरेसी थियरी के जरिए कि जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी थी। इलेक्शन आप जीतते हैं होप के जरिए, जब आप आवाम को बताते हैं कि मैं कैसे आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर दूंगा। उसके लिए डिलीवरी उनके पास है नहीं। 2000 जो 3.5 साल उनकी हुकूमत के रहे हैं, बहुत बुरी डिलीवरी के साल रहे हैं, मईशत की बहुत बुरी हालत है। तो उनके लिए चैलेंज होगा कि दूसरों की बुराइयों पर सियासत नहीं कर पाएंगे सिर्फ, और एक कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि इदारे, और हम देख चुके हैं कि जो अमेरिका की साजिश की वो बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई दम नहीं है। वो स्पीकर से बगैर उसको दिखाए उन्होंने रूलिंग ले ली थी। तो एक चैलेंज होगा उनके लिए बयानिया बनाना कि कैसे नई होप क्रिएट करेंगे आवाम की नज़र में कि मैं कैसे अगली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बनूंगा तो अपनी पिछली दफ़ा के दौर से बेहतर होऊंगा और ये जो हुकूमत है इससे भी बेहतर होगा। एक चैलेंज होगा उनके लिए। सलीम साफ़ी साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद खैबर पख्तूनख्वा में भी वज़ीर आला के खिलाफ जमा करवाई जा रही थी या करवा दी गई थी, उससे मुताल्लिक मुस्तकबिल क्या होगा? अपोजिशन जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी क्या कोई लाएमल बना रखा है? देखिए, उधर बज़ाहिर तो तादाद हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर पहले से PTI 5 ग्रुपों में तकसीम थी। और फिर ये चीज़ें भी बहुत हुई हैं कि मसलन आतिफ को पहले वज़ीर आला बनाने की लालच दी गई थी, फिर उनको हटाया गया, फिर जब वक्त आई तो उनको मनाया गया। तो उधर एक शाह फरमान का ग्रुप है, एक ख़ुद महमूद ख़ान का ग्रुप है, एक पहले से ये शाहराम और इसका आतिफ ख़ान का ग्रुप था। तो वो ये लोग दावा कर रहे हैं उनको 24 मेंबरान चाहिए अपोजिशन को, और इन लोगों का ये दावा है कि जी PTI की सफ़ों में से 17 तैयार हो गए हैं उनकी हिमायत करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में उधर अपोजिशन की या इस तरह इत्तेहादियों से तो काम नहीं बन सकता, लेकिन अगर वाकई जो अपोजिशन का दावा है अगर इस लेवल पे डिफेक्शन हो रही हो, और लगता भी है कि आसान, क्योंकि उधर भी यही जुगाड़ बनाया गया था कि इधर की पार्टी से उधर की पार्टी से लोगों को लाके जमा किया गया था जिनका आपस में कोई कदर मुश्तरक नहीं था। लेकिन हवा जिस तरह चल पड़ी है तो उससे लगता है कि वहाँ पे भी अपोजिशन शायद अपनी मंजिल हासिल कर लेगी, और बल्कि आज़ाद कश्मीर में मामला उससे भी ज़्यादा मैच्योर है। शाहज़ेब साहब, क्या गवर्नेंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से आगे लेकर चलेगी? और फिर शहजाद साहब जो बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, उस पर यह रद्द-ए-अमल भी है कि जो खौफ एक पैदा कर दिया गया था सरमायाकारों में नए प्रोजेक्ट शुरू करने में, और फिर उनके जो ज़िम्मेदार हैं उनको दस्तखत करने में ये डर लगता था कि उनको पकड़ लिया जाएगा और उनके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, जिस तरह के मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोगों के खिलाफ बनाया गया, हनीफ अब्बासी साहब के साथ जो हुआ, जो साफ़ पानी कंपनी केसेस में किया गया, वो सब लोग छूट गए बाद में जब बज़ाहिर ये मकसद हुकूमत का पूरा हो गया जो उस वक्त हासिल करना था। उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए नए आने वाली हुकूमत की? और दूसरी बात ये सवाल आपसे कि जिस वक्त इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे वो कहते थे कि रुपए की कदर अगर गिर रही है तो वो सारा पैसा मौजूदा हुक्मरान की जेब में जा रहा है। फिर जब वो खुद इक़्तिदार में आए
तो उनसे सवाल जब किया गया कि उनके दौर में रुपए की कदर क्यों गिर रही है, और तो उनके हिमायती कहते थे कि वो पुराने हुकूमत में तो मसनूई तौर पर रुपए की कदर कायम रखी गई थी, तो अगर वो मसनूई थी तो फिर इमरान खान साहब उस पर तनकीद क्यों करते थे और इल्ज़ाम क्यों लगाते थे उस वज़ीर आज़म पर कि उसकी जेब में जा रहा है पैसा? इसका एहतसाब करना पड़ेगा आने वाली हुकूमत को। ये दोनों अहम सवाल है। एक तो देखें, जो आपके पहला सवाल है उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत को पिछली हुकूमत से सबक सीखना चाहिए, और इमरान खान साहब को खुद देखना चाहिए कि उनके 3.5 साल में सबसे बड़ी नाकामी की वजह क्या है। उसकी में सबसे बड़ी नाकामी की वजह मेरा ख्याल है कि उनका जो फोकस था एहतसाब के नाम इंतकाम पर, जो आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी परेशान हो गई, उन्होंने काम करना छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि फवाद हसन फवाद को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है और सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही के लिए उनको किस तरीके से उनके जेल में रखा जा रहा है। आज चीमा के साथ क्या हुआ, फिर हमने देखा PSO के साबिक MD के साथ क्या हुआ, कुछ वजीरों ने कहा कि गलत गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को नजर आ गया था पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर प्रमोशन तो वैसे ही टेन्योर बेस्ड होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होती नहीं है। तो उनको पता था कि अब और 21वें 22वें ग्रेड पर पहुंचने के बाद ऑफिसर को था कि मैंने रिटायर होना है या फिर मैंने दस्तखत करके अपने आप को फंसवाना है, तो इसलिए उन्होंने दस्तखत करना छोड़ दिए। वजीरों ने आके कहा, शेख रशीद अहमद ने कहा, असद उमर ने कहा, इतने सारे लोगों ने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत का बाकायदा तौर पर पहिया जाम कर दिया अपने एहतसाब के नाम पर इंतकाम की वजह से। फिर प्राइवेट सेक्टर को नैब ने नोटिस भेजना शुरू कर दिए। प्राइवेट सेक्टर शिकायत लेकर आर्मी चीफ के पास जा रहा है और आर्मी चीफ उनकी शिकायतें दूर करते नजर आ रहे हैं कि जी हम कोशिश करते हैं। फिर एक लेकर आए ऑर्डिनेंस और उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर को टारगेट किया गया, तो प्राइवेट सेक्टर बुरी तरीके से मुतासिर हो गया, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। नुकसान इमरान खान की हुकूमत को हुआ जब एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा था। फिर अदालतों ने लिखा कि आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी। तो अपनी हुकूमत का सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान साहब ने किया। तो शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनको इमरान खान साहब की इन बातों से सबक सीखना चाहिए, और इमरान खान साहब को खुद अपने 3.5 साल की हुकूमत को जब पीछे देखें तो ये सबक सीखना चाहिए कि क्या किया। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं रुपये की, देखें रुपये का गिरना पाकिस्तान में एक मुआशी तरक्की की और नेशनलिज्म की निशानी बन गया है, ऐसा नहीं है। इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके रखा रुपए की कदर को, जिसकी वजह से वाकईतन नुकसान हुआ है मुल्क को। और मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो उन्होंने तो फौरी तौर पर डिसएग्री किया था। इमरान खान साहब ने जो सियासत की अपोजिशन में, उसका उनको नुकसान हुआ। उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बना दिया कि अगर रुपया गिर रहा है, और जब 110 से 115 रुपये हुआ मिफ्ता इस्माइल के आने के बाद, तो उस वक्त नैरेटिव बनाया। आप तो कहते हैं कि डार ने गलत किया था। उस वक्त उन्होंने कहा क्योंकि नवाज शरीफ के असासे बाहर हैं और इस मुल्क की अशराफिया के असासे बाहर हैं और वो डॉलर्स और पाउंड्स में हैं, तो इसलिए रुपए के गिरने का फायदा उन्हें हो रहा है। इतना बड़ा नैरेटिव उन्होंने बिल्ड कर दिया। बाद में जब हुकूमत में आए तो 120 से 130, 40, 150, 60, 70, 80, 85 हो गया, और ये बता रहे थे नहीं जी रुपए की कदर ऐसी होनी चाहिए, मार्केट फोर्सेस पर होनी चाहिए, और दुरुस्त बता रहे थे। मगर मसला ये है, देखें रुपया आपका हमेशा गिरेगा अगर आपके मुल्क की महंगाई दुनिया की महंगाई से ज़्यादा है, और अगर आपका करंट अकाउंट खसारा या ट्रेड खसारा दुनिया की से ज़्यादा है, क्योंकि अगर डॉलर मुल्क से ज़्यादा बाहर जा रहा है। मगर रुपए को आर्टिफिशियली अगर इन्फ्लेट नहीं करना है आपने, तो स्पेकुलेटिव ज़्यादा गिराना भी नहीं है। अगर आपका मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि इस वक्त इसका रेट 170 होना चाहिए, 168 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सट्टेबाजों को एक फ्री रन मिल रहा है मार्केट में और वो 190 पर उसको ले गए हैं। इस वक्त तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी बुरी है कि पाकिस्तान के पास 2 महीने की दरामद के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 6 अरब डॉलर की मंथली इंपोर्ट है, यानी 12 अरब डॉलर भी नहीं है पाकिस्तान के पास, स्टेट बैंक के पास इस वक्त मुल्क की दरामदात के लिए। तो इमरान खान साहब बहुत बुरे हालात में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। डेट सर्विसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शरह सूद 12.25% है, यानी अगर और जितना वो खसारा फिस्कल खसारा छोड़ के जा रहे हैं, जितनी सब्सिडियां वो देके जा रहे हैं, उसके बाद 6.9% नहीं होगा खसारा, बहुत ज्यादा होगा। पहले साल में 9%, दूसरे साल में 8%, तीसरे साल में 7%, ये हो गए 10,000 अरब रुपए। तीसरे साल में होगा अगर 7% से ऊपर, तो उनके सिर्फ 3 साल का फिस्कल खसारा 13-14,000 अरब रुपए होगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, सबसे बड़ा खसारा है। उस सूरत में अब कमर्शियल बैंक्स को पता है कि IMF के प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्टेट बैंक से प्रिंट करा नहीं सकती है, हमारे पास बोरो करने आएगी, सब्सिडीज इतनी सारी दे रही है, तो 10.25% का डिस्काउंट रेट था और 12.5% पे भी हुकूमत को पैसे नहीं मिल रहे थे। 13.25% पे काइबोर चला गया था, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने 12.5% पे 2.5% एकदम बढ़ाई है शरह सूद। और मुझे नहीं लगता कि 12.5% पे भी सस्टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से रुपया गिरा है और महंगाई आएगी, 12 से 13% के दरमियान महंगाई पहले ही है, महंगाई और बढ़ेगी। IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए शरह सूद पे फिर प्रेशर पड़ेगा, रुपए पे मजीद प्रेशर पड़ सकता है। अगली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो उससे निपटना है। इमरान खान सीखें कि ऑपोजिशन वैसे ही नहीं करनी है। शहबाज शरीफ ने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, तो जैसी ऑपोजिशन करते थे वैसी ही ना करें, और हुकूमत भी कोशिश करे कि जो पॉपुलिस्ट नैरेटिव है उससे हटकर मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें।
सलीम साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, शहजाद इकबाल साहब आपका शुक्रिया, शाहज़ेब खानज़ादा साहब आपका शुक्रिया। आप जियो न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे, तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो चुकी है। आज भी असम्बली का इजलास दोपहर जो 10 अप्रैल ही है और फिर 11 अप्रैल को ऐलान किया गया है या सादिक साहब की तरफ से, जो कि चेयरमैन के तौर पर इजलास को चला रहे थे, कि 11 अप्रैल 2022 को नए कायदे-ए-ईवान का इंतखाब होगा। इस नशरियात से हम आपसे इजाज़त लेंगे।